हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर प्रियंका और आज का सेशन जो है वो होने वाला है फाइनल सेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। आई होप आपने अपनी आंसर शीट्स जो हैं वो मेंटेन करके रखी हैं और आज के सेशन के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। और आई होप आपको जो स्कोर कार्ड है 65 प्लस और 65 बिलो वाला वो याद रहेगा, क्योंकि इसके बेसिस के आप के ऊपर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी है। And yeah, let's begin without wasting a time. Coming to question number 66. On a test with a mean of 110, standard deviation of 10, individual score is 140. Z score क्या होगा? तो मेरे students जानते हैं कि ये बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है और 2022 में सिर्फ इसी यानी Z scores के ऊपर 5 सवाल आए थे, यानी कि 10 मार्क्स। तो चलिए करते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है z निकालने का? x माइनस एम ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। x कितना है? 140 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। Here it is. We come to question number 67. This poses a threat of internal validity. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इंटरनल वैलिडिटी के लिए थ्रेट होता है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि इंटरनल वैलिडिटी होती क्या है। इंटरनल वैलिडिटी होती है रियल कॉज एंड इफेक्ट जानना। रियल कॉज एंड इफेक्ट है ना, यानी कि ट्रू या फिर रियल कॉज एंड इफेक्ट आप जानते हो। इंटरनल वैलिडिटी स्पेशली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर देखी जाती है कि कहीं ना कहीं, 1 सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट किसका है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। और इसके अंदर क्या देखा जा रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट किसके ऊपर? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इंपैक्ट आ रहा है ना, ट्रू कॉज ही है ना, कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल तो नहीं इंपैक्ट कर रहा। अगर कर रहा है तो थ्रेट हो जाएगी इंटरनल वैलिडिटी को। तो यहाँ पे सिलेक्शन, अगर आपका सैंपल सही से सिलेक्ट नहीं होता है या आपके एक्सपेरिमेंट करते दौरान जो आपका सैम्पलिंग यूनिट्स हैं वो मेच्योर होते हैं, यानी कि उनकी एज के अंदर ज्यादा गैप आता है, या आप कह सकते हो उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको, उसकी इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट जो है वो आ जाता है, यानी ट्रू कॉज एंड इफेक्ट जो है वो आप नहीं जान पाते हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 68. स्पेसिफिक feature which differentiates all experimental researches from other methods of research. So I think this is very basic and very simple. Manipulation of independent variables सिर्फ experimental research में होती है। Observation, control of variables, random sample हम कोशिश करते हैं कि descriptive researches में भी हम कर पाए, लेकिन manipulation सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। अब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का? तो आंसर है सोलोमन 4 ग्रुप, जिसके अंदर 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और 3 कंट्रोल ग्रुप्स जो है वो होते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 70. कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टर इसका दूसरा नाम है। तो ये जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है इसको किस रिसर्च टाइप के अंदर आप क्लासिफाई करते हो? एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये सब सेट क्वेश्चंस हैं, ये प्रियंका मैम फ्रेम्ड क्वेश्चंस नहीं है, दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम सेट। और आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च यानी कॉजल कंपैरेटिव, जिसके अंदर अगेन आप कॉज एंड इफेक्ट ही स्टडी करते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है फ्यूचर रिलेटेड। कॉजल कंपैरेटिव एक्स पोस्ट फैक्टर में आप वो चीज स्टडी करते हो जो ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था। तो coming to question number 71. If the curtices of a distribution is greater than 0.263, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी होगी? तो ये होता है लेप्टोकर्टिक, और मैं बहुत बारी क्लासेस में बता चुकी हूँ, और प्लीज इसको आप जो है ध्यान से अपने नोटबुक्स में लिख लो, क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज के अंदर ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इस कर्व को ना आप प्लैटिकर्टिक कहते हो, जो बिल्कुल फ्लैट टाइप का होता है, जो बिल्कुल पीक्ड होता है उसे आप
लेप्टो कहते हो, और जो बिल्कुल नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल कर्व को आप बोलते हो मीजोकर्टिक। तो एज आई से अगर आप गूगल भी करोगे तो इसके आंसर्स आपको गलत मिलते हैं। प्लीज इसका सही आंसर यही है कि जब ग्रेटर देन 0.263 का वैल्यू होता है तो उसे आप बोलते हो प्लैटिकर्टिक। अगर 0.263 से कम होता है तो आप उसे लेप्टोकर्टिक कहते हो। मीजोकर्टिक में एग्जैक्ट 0.263 वैल्यू होती है। Coming to question number 72. When a researcher considers the individuals who are readily available in a sample, then this sampling method is called. अगर रिसर्चर डिसाइड करता है रिसर्च करने के लिए और उसी दौरान जो है उसको सैंपल मिल जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे? उसे कहोगे इंसिडेंटल सैम्पलिंग। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 73, एब्रीविएशंस दी गई हैं और उन एब्रीविएशंस के साथ फील्ड ऑफ एजुकेशन बताया गया है, मैच करिए। SSA, DEB, NIEPA, NCVT। तो देखिए इसको मान के चल रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान, ना कि समग्र शिक्षा अभियान। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यहीं से ही आपका आंसर हो जाना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं। DB को ये बोल रहा है डिस्टेंस एजुकेशन, बिल्कुल डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड। निएपा के लिए क्या कह रहा है? प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, सिंपल। एंड NCVT के लिए क्या बोल रहा है? वोकेशनल एजुकेशन। तो अब समझ में आपको क्यों मैंने बोला था कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं और एब्सोल्युटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एंड क्यों जरूरी है 65 प्लस लाना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल व्हाट डज CCE स्टैंड फॉर? So this is continuous comprehensive evaluation, and continuous comprehensive evaluation जो है वो एक तरह का क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का टेक्निक है। Coming to question number 75. Which article in the Indian Constitution provisions for early childhood care and education? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 45। Coming to question number 76, जो factual questions है, I am just keeping them in the most efficient time. So coming to question number 76, teacher education is considered as a technical education in कौन से देश में टीचर एजुकेशन को टेक्निकल माना जाता है? तो इसका आंसर है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टीचर एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन का दर्जा जो है वो मिला हुआ है। Which combination of the following authors is related to curriculum development? मतलब इन पर्सनालिटीज में से यानी हिलगर्ड, अलेक्जेंडर सेलर, टेलर और हिल्डा टाबा में से कौन से लोग जो हैं वो करिकुलम डिजाइनिंग या डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं? करिकुलम डिजाइन या डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो हिलगार्ड तो नहीं है, अलेक्जेंडर सेलर हैं, टेलर हैं, हिल्डा टाबा हैं। सो आंसर होना चाहिए 2, 3 and 4, ऑप्शन नंबर B। Coming to question number 78, general pattern of the learning opportunities provided to students is decided during which phase of curriculum development? General pattern of learning opportunities कब डिसाइड किया जाता है? जब आप करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं। जनरल पैटर्न ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स कब करोगे भाई? जब तुम करिकुलम को डिजाइन कर रहे होगे, गोल्स एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं। इवैल्यूएशन तो बहुत बाद में होगी, उससे पहले इम्प्लीमेंटेशन होगी। यानी कि जब आप करिकुलम प्लान या करिकुलम डिजाइन कर रहे होते हैं तब आप किस प्रकार की लर्निंग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, आप उसके अंदर मेंशन करते हो, डिलिनिएट करते हो। Which among the following is not among the basis of curriculum? इसका मतलब ये है कि जो करिकुलम है वो डिजाइन करते टाइम किस चीज को ध्यान में इतना नहीं रखते। तो लर्नर ध्यान में रहता है, नॉलेज किस प्रकार की देनी है रहती है,
सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम हैज टू बी रिलेटेड टू सोसाइटी। टीचर को इतना फोकस में नहीं रखा जाता, मतलब कि टीचर क्या चाहता है पढ़ाना, टीचर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं करिकुलम से, इस चीज को बेस जो है वो नहीं बनाया जाता। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 80, which among the following is an immediate intention of formative evaluation of a curriculum? formative evaluation का सबसे important intention क्या है? तो आप देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप करिकुलम में क्यों करते हैं? क्योंकि आपको चाहिए इंप्रूवमेंट, है ना, और आपको फीडबैक भी देना होता है स्टूडेंट को। लेकिन यहाँ पे ना आप बात कर रहे हो करिकुलम की इवैल्यूएशन की, ना कि स्टूडेंट की। तो टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है इम्पैक्ट हम कर रहे हैं, बट उससे फॉर्मेटिव का क्या लेने देना, क्योंकि फॉर्मेटिव तो इंप्रूवमेंट चाहता है। टू अप्रेज द इम्प्लीमेंटेड करिकुलम, टू असेस वेदर द स्टेटेड गोल्स ऑफ द प्रोग्राम वर अचीव्ड। हाँ, असेस किया जाता है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इंप्रूव कैसे करेंगे, यानी टू रिफाइन स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग द प्रोग्राम गोल्स। आप इवैल्यूएट कर रहे हो साइड बाय साइड और देख रहे हो कि क्या हम जो गोल अचीव करना चाहते थे, क्या उसे हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे तो अपनी टेक्निक्स को जो है आपको रिफॉर्म करना होगा। लीडरशिप थ्योरी दैट फोकसेस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज हु assume power is called, कीवर्ड यहीं पे ही है। सो आंसर बहुत ही सिंपल है कि ट्रेड थ्योरी मान के चलती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ओवर्टली ऑब्जर्वेबल होते हैं लीडर्स के। तो ट्रेड थ्योरी, कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाने की क्षमता और जो आप अचीव करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उनको सक्सेसफुली अचीव करना किस चीज की निशानी होती है? पावर, लीडरशिप, अथॉरिटी, स्टेटस। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बहुत ही पावरफुल लीडरशिप की क्वालिटी होती है। पर्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो अगर आपने बुक देखी है, मैं जब बुक से पहले आप लोग मुझसे पूछते थे मैम पर्ट सीपीएम कैसे याद करें, और मैं आपको कहती थी डायग्राम्स देखो, डायग्राम्स, एंड आपको समझ में नहीं आता था कौन से डायग्राम्स। तो बुक में मैंने दोनों के जो डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स जो है वो दिए हैं, टेबल भी दिया है क्या डिफरेंस है दोनों का। तो पर्ट जो है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड सीपीएम इज फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। Coming to question number 84, educational planning जो है, it is required at which level? इसी का एग्जाम्पल ले लो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हर जगह इंप्लीमेंट होगी, यानी सेंट्रल लेवल से प्लानिंग शुरू होनी चाहिए। Coming to question number 85, which are the characteristics of a good measuring tool? एक अच्छा क्वेश्चनर, एक अच्छा टेस्ट टूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिल्कुल, ताकि इजीली मार्क हो पाए, सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सही, इजीली एक्सेसिबल। जरूरी नहीं, अगर मुझे कोई बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टूल चाहिए जो फॉरेन में अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं है कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, है ना, हो सकता है परमिशंस चाहिए हो सकता है उसे खरीदना भी पड़े। रिलायबल होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए, और यूजेबल भी होना चाहिए, मतलब आप यूज भी कर पाना चाहिए आपको। तो ये इजीली एक्सेसिबल की वजह से कट जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। So coming to question number 86, which test is used to ascertain an individual's achievement status with respect to a well-defined specific behavior objectives? Which test is used to ascertain an individual's achievement status with respect to a well-defined specific behavior objectives? यानी कि आपने एक ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड या प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया लगा रखा है, बस उसकी भाषा चेंज की है। प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया या फिर स्टैंडर्ड, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, यानी कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, तो आप एक इंडिविजुअल की जो अचीवमेंट है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो किसी सेट क्राइटेरिया से चेक कर रहे हैं। Coming to question number 87, the main purpose of establishing norms in a standardized test.
एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैसे बनता है? जब आप उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, उन नॉर्म्स के हिसाब से आप उसे मार्क करते हो, और ये आपको पायलट स्टडी के थ्रू करना पड़ता है। ये सारा का सारा पायलट स्टडी करोगे और उसके बाद ही आप एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट के एक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज जो है वो बोल पाओगे। तो मिनिमाइजिंग दी इंटरप्रेटिव एरर। नॉर्म्स क्या होते हैं? अगर किसी का मतलब जो स्केल है वो 100 तक का है, तो 95 से 100 का अगर किसी का स्कोर आए तो इसका मतलब क्या है? 90 से 95 के बीच में स्कोर आए तो इसका मतलब क्या? यानी आपने किसी को स्टैंडर्डाइज टेस्ट दे दिया, उसने जो मार्क किया उसके स्कोर से आप स्कोर को मैच करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो स्कोर को जब आप जिस टेबल से मैच करते हो वो नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स यानी 95 से 100 आया तो क्या मतलब, 90 से 95 में आया तो क्या मतलब, यानी इंटरप्रेटिव एरर ना हो पाए। अगर आपने ऑलरेडी नॉर्म्स बनाए हैं, इस टेबल बनाया हुआ है, या आप कह लो आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो आपके लिए बच्चे को या आपने जिस कैंडिडेट को टेस्ट दिया है उसको असेस करना जो है वो इजी हो जाता है। सब्जेक्टिविटी इज लीस्ट इन विच टेस्ट? ये तो बिल्कुल एंटोनिम वाला क्वेश्चन हो गया कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल ऑपोजिट। तो सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना। ओरल टेस्ट में मैं तुमसे पूछूं कि हाँ भाई ऐसे सुनाओ या कोई टॉपिक बोलो, सब्जेक्टिविटी होगी। शॉर्ट आंसर में भी अगर एक पैराग्राफ लिखते हो, प्रैक्टिकल भी करने को बोल रही हूँ मैं तुम्हें, कोई सपोज सिलाई कढ़ाई करनी है ना, तो या फॉर एग्जाम्पल कोई स्वेटर बुनना है या कोई पॉटरी का काम है, कोई एक्सपेरिमेंट ही करना है, तो सब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर दिया या ट्रू फॉल्स दे दिया या एमसीक्यूज दे दिया, तो उसके अंदर कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी जो है वो होती है, सब्जेक्टिविटी नहीं होती। फिजिकल अप्रोच को क्या बोला जाता है? फिजिकल अप्रोच सॉफ्टवेयर अप्रोच नहीं होती है, बिहेवियरल अप्रोच नहीं होती है, सिस्टम अप्रोच नहीं होती है। रिलेटिव टेक्नोलॉजी को आप फिजिकल अप्रोच जो है सिनोनिमसली आप बोलते हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 90, द नंबर ऑफ कैटेगरीज इन FIACSIS, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, टोटल पूछा इन्होंने। तो आई थिंक ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। 10 है ना। 7 टीचर टॉक, 2 स्टूडेंट टॉक जिसको कि पीपल टॉक भी बोलते हैं, 1 इज फॉर साइलेंस। टीचर टॉक में भी कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 जो है वो डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट टीचर टॉक में आता है। कैटेगरी नंबर 5 6 7 जो है वो डायरेक्ट टीचर टॉक के अंदर आता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 92, अकॉर्डिंग टू फिलिप डब्ल्यू जैक्सन द काम पार्ट ऑफ टीचिंग इज। तो अगर आपको फिलिप जैक्सन के बारे में नहीं भी पता, इट्स ओके, कॉमन सेंस लगाइए। द काम पार्ट यानी शांत पार्ट टीचिंग का कब होता है? प्री एक्टिव के अंदर, पोस्ट एक्टिव के अंदर, इंटरैक्टिव के दौरान, या रिफ्रेशमेंट ब्रेक के दौरान? काम पार्ट प्री एक्टिव यानी कि आपकी टीचिंग से पहले, आप जब प्लान कर रहे होते हो, डिजाइन कर रहे होते हो, तो एकदम शांत होके काम माइंड से करते हो। पोस्ट एक्टिव पढ़ा लिया, उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, कैसी रही क्लास, रिफ्लेक्ट करते हो। इंटरैक्टिव क्लास के दौरान तो बहुत एक्टिविटी होती है, काम नहीं हो सकता। रिफ्रेशमेंट ब्रेक्स के दौरान भी आप काम नहीं होते हो, आपका सोच रहे होते हो सकता है रिफ्रेशमेंट के दौरान आप इंटरैक्ट भी करो, तो काम होता है प्री एक्टिव। How will you identify a person with intellectual disability? IQ is under 70, deficits in at least one adaptive behavior, deficits in more than one adaptive behavior. Intellectual disability. IQ under 70 नहीं होगा। डिफिसिट हो सकता है एक या एक से अधिक बिहेवियर में, है ना। डेफिसिट डेफिशिएंट होना किसी एक अडेप्टिव बिहेवियर में या एक से ज्यादा में, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों करेक्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 94, एजर्शन कह रही है सम पीपल लूज एबिलिटी टू राइट आफ्टर दे हैव एक्वायर्ड द स्किल। ओके, रीजन है ब्रेन डैमेज और जेनेटिक रीजन रिजल्ट्स इन मोटर इंपेयरमेंट और इनएबिलिटी टू स्पेल।
तो कई लोग होते हैं जिनको राइटिंग स्किल आती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो लूज कर देते हैं वो एबिलिटी। वो मेनी रीजंस की वजह से हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो गया, एक्सीडेंटल रीजंस होते हैं, जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। इसको एग्राफिया बोला जाता है। एग्राफिया जब आप लूज कर देते हो ना, कैपेबिलिटी आपके अंदर होती है बट विद टाइम यू लूज ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो वो ये बोल रहा है रीजन है कि ब्रेन डैमेज या जेनेटिक रीजन की वजह से ये होता है, मोटर इम्पेयरमेंट या फिर इनएबिलिटी टू स्पीक। तो ठीक है, एजर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है। पूरी तरह रीजनिंग नहीं सही, यहाँ पे सिर्फ ब्रेन डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंटल हो, तो हम मान के चलेंगे कि ब्रेन डैमेज उस पर्पज से लिया गया है या डिजीज की वजह से लिया गया है, जेनेटिक। तो ए भी करेक्ट है। और ये मतलब हम ये ऑप्शन लेके चल सकते हैं कि एजर्शन इज करेक्ट एंड रीजनिंग इज गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which type of school does not come under the same category as the other three in not catering to children with special needs? कौन से तरह का स्कूल जो है does not come under the same category as the other three in not catering to children with special need? इंक्लूसिव होता है, इंटीग्रेटेड होता है, स्पेशल होता है। किताब ली है तो इंक्लूसिव एजुकेशन वाली लास्ट यूनिट के अंदर आपको डायग्राम्स भी मिलेंगे इससे रिलेटेड। तो मल्टीग्रेड क्या होता है कि क्लास 1 भी है, क्लास 2 भी है, क्लास 3 भी है, क्लास 4 भी है, सब प्रकार के ग्रेड्स हैं। तो ये तो इससे एसोसिएट नहीं होगा ना चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड से। इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, इंटीग्रेटेड क्लासरूम होता है एंड स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल क्लासरूम्स। तो मल्टीग्रेड मैच नहीं करेगा। Which of the following indicates problem with oral communication? तो जब आपको डिस्फेजिया होता है तब आपको बोलने में इश्यूज होते हैं, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर सकते। तो डिस्फेजिया इज रिलेटेड टू दैट। Identify the most specific gathering of teachers with regard to attainment of fixed professional skills. तो कीवर्ड्स को मैं, जब भी कोई आपको लगे कि सेमिनार की बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, कांग्रेस, वर्कशॉप, तो अपना कीवर्ड्स ढूंढा करो। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कशॉप, इसका आंसर जो है वो वर्कशॉप होना चाहिए। हाँ, तो वर्कशॉप के अंदर क्या होता है, आपको स्किल्स चाहिए, आपको स्किल्स लेने होते हैं, और वो आप कैसे लाओगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से। तो यानी कि स्किल्स ऑलरेडी उसमें बताए हैं कि आप फिक्स्ड हैं। वो सेमिनार में आप क्या करते हो, अटेंड करते हो, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनते हो, ऑडियंस बन सकते हो सकता है आप स्पीकर ही हो सकता है, पेपर प्रेजेंट करो, हो सकता है पेपर प्रेजेंट ना करो, राइट। तो वर्कशॉप जो होती है उसके अंदर क्लियर कट इंडिकेशन होती है कि आप वहां पे ज्वाइन ही इसलिए कर रहे हो ताकि आपको ट्रेनिंग मिल पाए, फिक्स्ड प्रोफेशनल स्किल्स जो है आप अटेन कर पाए। Coming to question number 98, which among the following nomenclature are the programs recognized by NCTE, National Council for Teacher Education, के द्वारा दिए हुए कौन से प्रोग्राम्स हैं? बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, डिप्लोमा इन सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है, एनसीटी द्वारा दिया हुआ। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इसका आंसर होना चाहिए, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, ये सभी जो मैंने आपको करवाए ये सेट के क्वेश्चंस है, के सेट के क्वेश्चंस हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आई थिंक 2022 में पूछा गया है, DEELD वाला। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, which teacher behaviors help in identifying an effective teacher? Which teacher behavior helps in identifying an effective teacher? आई थिंक बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी। एक अच्छा टीचर वही है जो स्टूडेंट लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करे, इंश्योर करे कि जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। और ये टीचर वही करेगा जो ऑनेस्ट है, जो कमिटेड है, जो डेडिकेटेड है, जिसके अंदर प्रोफेशनल एक्सीलेंस है, वही ये करेगा, उसी से ही उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। सो दिस ऑप्शन नंबर सी इंश्योर्स कि एक टीचर जो है वो ऑनेस्ट है, कमिटेड है। अगर वो इंश्योर कर रहा है कि जो वो पढ़ा रहा है बच्चे को क्या वो वाकई में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा।
और नहीं आ रहा तो फिर वो समझाएगा अच्छे टेक्निक से। Coming to the last question, question number 100. Identify the correct sequence of phases of professional development for a beginning teacher या beginner teacher मान के चलो, beginner कि एक नया टीचर है, beginner टीचर है, तो वो कौन सा correct sequence follow करेगा in his professional development. Beginner teacher. तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो एक्वायर नॉलेज बिल्ड कॉन्सेप्चुअल, सबसे पहले अगर कोई बिगिनर टीचर है तो वो नॉलेज लेगा ना कि क्या लर्नर लर्निंग प्रोसेस के या थ्योरीज के क्या फंक्शन होते हैं, कैसे वर्क करती है, फिलॉसफी क्या है, एजुकेशन क्या है, टीचर एजुकेशन क्या है, एक्वायर नॉलेज करेगा, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्शन रिसर्च तो नहीं करेगा, एनालाइज ओन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस तो बाद में आएगी, क्लासरूम विजिट्स ये आएगा सेकंड, पहला आ गया ये। उसके बाद आप क्लासरूम विजिट्स करते हो, प्योर ऑब्जर्वेशन होती है, वॉच करते हो, यू लिसन टू अदर्स टीचर्स, यू मे वॉच विजुअल्स ऑल्सो, और यू मे गो एंड take observations in the different classrooms or in different educational institutions. उसके बाद एक्शन रिसर्च कर सकते हो, पीयर कोचिंग कर सकते हो, करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट बन सकते हो। एक्शन रिसर्च जो है वो नहीं आएगी, एनालाइज ओन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस आएगा जी। इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर ये और एनालाइज ओन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस, यानी कि जब आप खुद पढ़ाने जाओ क्लासरूम के अंदर तो कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एनालाइज ओन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस, आप गए, आपने एज अ स्टूडेंट टीचर जो है वो पढ़ाया, और उसके बाद जो आपकी इवैल्यूएशन आती है कि कहाँ पे आपकी कमी रह गई, अगर वो कमी रह गई है तो उसको दूर कैसे करना है, एक्शन रिसर्च से। एक्शन रिसर्च से आप उसको दूर करोगे, हो सकता है आपके पीयर आपको मदद करें, करिकुलम आप डेवलप करना सीखोगे, लेसन प्लान जो है वो आप डेवलप करना सीखोगे, एंड अल्टीमेटली टीम प्लानिंग, आप टीम प्लानिंग के जरिए ही आगे जो है वो बढ़ते हो, नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होती है, participate in network, teacher network हो गया, institutional network हो गया, and then once you have gone through all of this you are all set to go with टीचिंग। सो दैट्स अबाउट इट। आपके 100 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हुए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं मानती हूँ, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर पूरे के पूरे एजुकेशन का बेस या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एंड जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, real score, okay? And if you feel you have scored less, you know that you can reach me on my Telegram channel. What is the name of my Telegram channel? Education by डॉक्टर प्रियंका शर्मा, ये चैनल है। अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लो। डोंट फॉरगेट टू टेक दिस इज टेलीग्राम चैनल, एंड डू टेल मी योर स्कोर वेदर हियर और वेदर इन द कमेंट, योर चॉइस। कमेंट बॉक्स में लिख दो तो और भी बढ़िया है। अगर थोड़ी बहुत तुम्हें थोड़ा सा शाय फील कर रहे हो तो यू कैन रीच मी ऑन टेलीग्राम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू। ऐसे सेशंस और लाती रहूंगी, एंड टेक केयर, सी यू ऑल सून।